क्लास 6 से जितने प्रश्न आपके जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, खास तौर से PRT में और 6 to 8 में। तो सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या है, मंगल ग्रह जो है कि बृहद ग्रह नहीं है। किसकी अपेक्षा, तो बृहस्पति और शनि की अपेक्षा में, ठीक है। ये प्रश्न आपका कहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका पूछा गया है TRE 3.0 PRT 1 to 5, जो कैंसिल वाला एग्जाम हुआ था, जो रद्द हो गया था 15 मार्च वाला, ये उसमें प्रश्न पूछा गया है। और ये देखिए, आपके क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से ही यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। देखिए, जहाँ से प्रश्न बना है मैं उस चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद जो है कि पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति और शनि है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है कि सूर्य से जो है कि दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है कि कम या ज़्यादा होना, ठीक है। तो सूर्य के अगर दूरी के अनुसार देखेंगे तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद मंगल है, फिर उसके बृहस्पति, फिर उसके बाद जो है कि शनि है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बृहद ग्रह नहीं है, तो उसमें आपका जो है कि बृहद ग्रह जो है कि मंगल ग्रह से शनि भी बड़ा, मंगल ग्रह से जो है कि आपका बृहस्पति भी बड़ा है और शनि भी बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका मंगल राइट आंसर हो गया था। देखिए, अब हम लोग जो है कि दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखिए, आपका जो है कि देखिए यहाँ से 89 नंबर का, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 6 की ही ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 1 में तो दिया गया है। और ये प्रश्न आपका पूछा कहाँ पर गया है, तो TRE 1 में बॉयज़ वाले शिफ्ट में, यानी कि TRE 1 आपने दिया होगा तो आपको पता होगा TRE 1 में लड़कों का शिफ्ट अलग था और लड़कियों के शिफ्ट अलग थी, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, शुक्र ग्रह, ठीक है। और जो है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो शुक्र को माना जाता है। और चैप्टर 1 में ही देखिए एक प्रश्न तो आपका जो है कि यहाँ से पूछ लिया गया था, अभी मैं आपको ऊपर दिखाया था। और जस्ट इसी के जो है कि इसी पेज में देखिए, यहाँ से देखिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होती है। तो एग्जैक्ट ये भी प्रश्न आपका जो है कि इसी चैप्टर से बना था। और ये देखिए, ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था किसमें, TRE 1 में, ये बॉयज वाले शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए, क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से देखिए 57 नंबर के प्रश्न को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 30 अंश पूर्व बोला गया है, 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, दोपहर 2 बजे होंगे। और ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूँगा और यहाँ से आपको जो है कि फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होता है, यानी कि पूर्व बोला जाएगा तो ग्रीनविच समय से आगे होगा, ठीक है। देखिए, पश्चिम में है तो उसका समय पीछे है, ठीक है, यानी कि पश्चिम में होगा तो उसका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। और जो है कि अगर पूर्व बोला जाएगा तो जो है कि ग्रीनविच के समय से आगे होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 24 घंटे में जो है कि अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। और देखिए, यहाँ से 1 घंटा में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 अंश घूम जाती है, यानी कि 1 अंश में यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 मिनट। तो आपका जो है कि प्रश्न क्या बोला गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 30 अंश पूर्व में, ठीक है। तो 1 अंश में कितना मिनट, तो 1 अंश में जो है कि 4 मिनट। तो देखिए, 30 अंश में कितना मिनट, तो 30 में जो है कि 4 का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट हो जाएगा।
और 120 मिनट का मतलब फ्रेंड्स 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व भी बोला गया है और पूर्व जैसे ही बोला जाएगा तो ग्रीनविच के समय से पूर्व बोला जाएगा तो आगे होगा, यानी कि 12 के बाद 2 घंटा आगे। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोपहर के कितने बजेंगे, 2 बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी यही फ्रेंड्स ग्रीनविच समय से 30 अंश अगर पश्चिम बोल दिया होता तो यहाँ पे जो ये 2 घंटा आपका आया हुआ है इसमें आपको क्या करना पड़ता, तो 12 बजे में से आपको क्या करना होता, 2 घंटा पीछे जाना होगा। यानी कि जैसे पश्चिम बोलता तो 2 घंटा पीछे जाना है और पूर्व बोला है तो 12 बजे के बाद 2 घंटा आगे जाना है, ठीक है। तो यही आपका प्रश्न पूछा गया था और ये जो है कि आपका यहाँ से पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका एक पूछा गया था अभी किसमें, TRE 3.0 री एग्ज़ाम, जो PRT का एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम जो है कि ये आपका जो है कि पूछा गया था। देखिए 43 नंबर का है, ग्रीनविच मध्य समय GMT में भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि अध्याय 2 से ही पूछ लिया गया था और यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स ग्रीनविच समय से जो है कि देखिए पूर्व इसमें बोला गया, अगर यही पश्चिम होता तो भारत के जो है कि ग्रीनविच के समय से जो है कि भारत का समय कितना होता, तो 5.5 घंटा पीछे होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 82 अंश 30 मिनट पूर्व भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, ठीक है। तो पूर्व में है तो यहाँ पे इसीलिए 5.5 घंटा कितना है, आगे है भारत का समय, ठीक है। देखिए इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। याद कीजिए फ्रेंड्स, जब देखिए मैच होता है आपका जो है कि जब मैच होता है तो आप जो है कि मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपको ये आपने कभी ये सोचा है कि 7:30 बजे ये शाम को ही मैच जो है कि ज़्यादातर क्यों होता है, जो बाहर में होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब लंदन में जब जो है कि वहाँ पे मैच जो है कि दिन में ही होता है, लेकिन आपका जो है कि भारत समय से ये 7:30 बजे होता है, ठीक है। तो यही है। और अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछा गया है गर्ल्स वाले शिफ्ट में TRE 1 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, तो देखिए शीत कटिबंध में फ्रेंड्स आपका जो है कि आता है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, ये भी हमारा सही है। और यहाँ पे देखिएगा दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र, तो ये भी हमारा आता है। तो यहाँ पे और देखिए दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश और 66.5 अंश अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये हमारा गलत है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि D हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए ये प्रश्न हम देख लेते हैं कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए अगर आप जो है कि ग्लोब देखे होंगे तो कि इसी चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो है कि कौन सा है, तो चैप्टर नंबर शायद आपका जो है कि चैप्टर नंबर आपका शायद ये चैप्टर नंबर आपका शायद 3 है, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है, देखिए ये देखिए 66.5 अंश उत्तर और उत्तरी ध्रुव, देखिए शीत कटिबंध, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शीत कटिबंध है। और देखिए ये जो है कि दक्षिण ध्रुव और यहाँ पे देखिए दक्षिण ध्रुव, तो इसके बीच का क्षेत्र क्या है, शीत कटिबंध है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए मैं अपने जो है कि इसी चैनल पर क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी, क्लास 7 की और क्लास 8 की हम जो है कि चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनाई गई है। और देखिए फ्रेंड्स जैसे ही चैप्टर 8 जो है कि ख़त्म हुआ था तो चैप्टर क्लास 8 के जो है कि NCERT में कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे TRE 1, 2, 3 में, इनको भी अलग वीडियो बनाया गया है। और क्लास 7 में जितने प्रश्न पूछे गए थे उनको तो अभी जो है कि हाल ही में कल या परसों आपका क्लास 6 कंप्लीट हुआ है। तो अभी फ्रेंड्स मैं जो है कि क्लास 6 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं आज जो है कि इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। देखिए फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है यहाँ पर, ये आपकी जो है कि मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये इधर आपकी जो है कि टोटल कितनी, तो इधर आपकी जो है कि टोटल 90 होता है,
90 रेखाएं और इधर आपकी जो है कि टोटल 90 रेखाएं, ठीक है। और जो है कि एक आपका जो है कि देखिए ये कितना हो जाता है, तो 180 हो जाता है, और एक हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है, तो ये हमारा +1 हो जाता है, तो 181 हो जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, 179, ऑप्शन नंबर ए। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, आपको जो है कि नीचे दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा किस में गया है, सबसे पहले ध्यान से आप देखिएगा 69वें बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और देखिए 69वें बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 30 सितंबर जो है कि 2023 को हुआ था। और ये जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर आपको प्रश्न में दिखाया हूँ किस में पूछा गया है, TRE 2 में, PRT में। तो TRE 2 का PRT का जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपके 69वें बीपीएससी के बाद में हुआ था, ठीक है, क्योंकि 69वें बीपीएससी का एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था और TRE 2 का जो है कि PRT का एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। और यहाँ पे देखिएगा ये हूबहू यहीं से है। और देखिए एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं खींची गई हैं। देखिए जिसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89, 89 और एक हमारी भूमध्य रेखा होती है। अभी मैं आपको ऊपर बताया था, ये जो बीच वाली होती है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका है और यहीं से ये प्रश्न था। और देखिए यहाँ से आपका जो है कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 14/12/2023 को। 80 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। तो मेरे तरफ से फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ से ये देखिए ये आपका जो है कि TRE 1 में प्रश्न पूछ लिया गया था 55 नंबर का। देखिए TRE 1 में पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। और ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछ लिया गया था, तो ये चैप्टर नंबर 5 में क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी से। और ये फ्रेंड्स आपको जो है कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप नीचे जाएंगे तो देखिए चैप्टर नंबर जो है कि आपका 5 कौन है, 6 की जियोग्राफी में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। देखिए अगर आप जो है कि डेली हमारा क्लास देखते होंगे तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा एग्जैक्ट यहीं से जो है कि प्रश्न आपका बना था। देखिए इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ से प्रश्न आप जो है कि सही कर ले जाएंगे। और यहाँ से देखिएगा सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो देखिए फ्रेंड्स सहारा जो है कि गर्म रेगिस्तान है। बेसिक जानकारी अगर होगी तब भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है कि TRE 4.0 के लिए जियोग्राफी टारगेट कर रहे हैं कि जियोग्राफी हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो अगर आप जो है कि 6 से लेकर 10 तक की NCERT जियोग्राफी को पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3 में, PRT में 1 to 5 कैंसिल वाला जो पेपर हुआ था 15 मार्च को, ये उसमें जो है कि आपका पूछ लिया गया था। और देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि है क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर आपका जो है कि कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है और यहाँ से 123 नंबर का चैप्टर नंबर 5 में जब आप जाएंगे तो देखिए ये आपका जो है कि नीचे है सहारा जो है कि देखिएगा यहाँ से सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न, और देखिए मैं TRE 3.0 और PYQ भी लिखा हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था किसमें, तो उसी वाले एग्जाम में TRE 3.0 PRT कैंसिल वाला पेपर जो 15 मार्च को हुआ था। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो 21% है वायु में जो है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत। नाइट्रोजन का कितना है, तो नाइट्रोजन का जो है कि आपका 78% है। ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि पूछा गया था, और जैसे ही आप जो है कि जाएंगे किसमें, तो चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी में। तो देखिए TRE 3.0 और PRT PYQ में यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है कि 21% है, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल मुख्यतः किससे बना हुआ है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्यों फ्रेंड्स, और भी गैसें हैं लेकिन इन्हीं गैसों को क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है कि दोनों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से और प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 2.0
6 to 8 एसएसटी में ये प्रश्न पूछा गया था क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से। देखिए ये आपका जो है कि ज्योग्राफी 1 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फाइनल आंसर की में कौन सही है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी यहाँ पे राइट आंसर है। 97 कितना है? 97 अंश 25 मिनट ईस्ट और 4 अंश 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कि दिख रहा होगा, ये आपको जो है कि फ्रेंड्स दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले ये आपका जो है कि भारत का मानचित्र है। यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा करूँगा तो बढ़िया से आपको दिखाई देगा। देखिए आपने जो है कि आपको ये बेसिक जानकारी होगी। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है। इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार इधर आपका उत्तर है, इधर आपका जो है कि दक्षिण है, इधर आपका जो है कि पूर्व है और इधर आपका जो है कि पश्चिम है। तो देखिए यही 97 अंश 25 मिनट। थोड़ा सा इसको अगर जूम करिएगा तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 97 अंश 25 मिनट और इसका जो है कि यहाँ पे देखिएगा 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, तो यही है और यहाँ से यही प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा आगे यहाँ से देखिए यहाँ से दिया गया था और यहाँ पे आपके जो है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मानचित्र के बाद जो है कि देखिए चैप्टर नंबर 6 है हमारा देश भारत। ठीक है, तो इसमें भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 97 अंश 25 मिनट पूर्व। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लगातार उसी एग्ज़ाम में उसी पेपर में TRE 2.0 6 to 8 SST में जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न, जियोग्राफी 1 आपने देख लिया। अब देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए भारत का भूमि क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किमी है, तो ये हमारा सही है। और भारत की स्थलीय सीमा तो 15,200, ये भी हमारा सही है। और देखिए भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश 45 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व, तो ये है आपका फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। भारत की मध्याह्न रेखा कितनी है? 82 अंश 30 मिनट पूर्व है, 45 मिनट नहीं है, इसीलिए ये आपका गलत है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, तो हमारा जो है कि इसीलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आपका इसमें दिया भी गया है। देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका अगर थोड़ा सा अगर ऊपर आप जाएंगे तो एक आपका ऑप्शन मैं ऊपर ही बता चुका हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से जैसे ही आप जो है कि ऊपर जाएंगे तो देखिए जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे देखिए भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप जो है कि 32 लाख बोलिए या तो इसको देखिए 1 मिलियन में 1 मिलियन में आपको जो अगर पता होगा तो 1 मिलियन में कितना होता है? तो 1 मिलियन में फ्रेंड जो है कि 10 लाख होता है। ठीक है, तो 32 लाख का वही जो है कि 3.2 मिलियन आपके जो है कि ऑप्शन में दिया गया था। तो दोनों बात जो है कि एक ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा एक और प्रश्न आपका यहाँ से था। देखिए ज्योग्राफी 3 का प्रश्न, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की के साथ में कितना माना गया है? 3214 किमी और 2913 किमी। तो ये जो है कि देखिए लंबाई आपकी कैसे मानी जाती है और चौड़ाई कैसे मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये मानचित्र दिखा होगा जो क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिया गया है। देखिए अगर बात करेंगे फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण, देखिए ये आपका उधर ऊपर जो है कि आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो देखिए इधर से जब इधर जा रहा है तो इधर की लंबाई कितनी है? 3214 है और इधर की लंबाई कितनी है? देखिए 2933 है। आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाना होगा। देखिए 3234 और 2933, तो 3214 2933 देखिए यहाँ पे
आपके जो है कि दिया गया है 32, 14 और 29, 34। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए ये आपका जो है कि इधर से ऐसे आपका जो है कि क्या है, इधर आपका जो है कि ऐसे ऐसे आपका जो है कि भारत है, ठीक है, अंदाज़ा यहाँ पे है। अब देखिए ये वाली जो लंबाई है फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण, ये आपका जो है कि चौड़ाई की दृष्टि से जो है कि ये सही है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से 32, 14 माना जाता है और 29, 33 माना जाता है, तो इसीलिए ये आपका सही है। और इधर उधर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसी को जो है कि 29, 33 और 32, 14 कर दिया गया है। तो देखिए ये वाली जो लंबाई होती है ये आपका कितना होता है, मैं आपको ऊपर ही दिखा चुका हूँ। देखिए 32, 14, ठीक है। तो 32, 14 यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा उत्तर से जो है कि ये दक्षिण की ये जो है कि आपकी मापी जाती है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ से था। और देखिए ज्योग्राफी 1 का ऑप्शन नंबर बी सही था, ज्योग्राफी 2 का ऑप्शन नंबर डी और ज्योग्राफी 3 का ऑप्शन नंबर ए। तो मैं फाइनल आंसर की जो है कि इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज उसमें फ्रेंड्स वो क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी की बुक थी, ठीक है। उसको हम लोग चैप्टर वाइज जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं और जो है कि कल ही हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए उस बुक में से आपके जो है कि PRT में कितने प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम लोग एक साथ देखेंगे ताकि फ्रेंड्स जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी ये वीडियो मिले तो वो जो है कि अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो देखिए ये जो है कि चलिए आइए अब हम लोग उन 10 प्रश्नों को देखते हैं जो कि इसी बुक से आए थे और जो है कि कुछ कमेंट हमें मिले थे जब हम क्लास ले रहे थे क्लास 7th की ज्योग्राफी का, तो कि सर जो है कि आप चैप्टर भी बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए 120 नंबर का प्रश्न है और 121 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न कहाँ पर पूछे गए हैं, तो आपके बिहार शिक्षक भर्ती TRE 2.0 PRT 1 to 5 में ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे, जो कि ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स आपके क्लास 7th की जियोग्राफी NCERT से पूछे गए हैं। यहाँ पे चलिए इनको प्रूफ के साथ में हम लोग देखते हैं। देखिए 120 नंबर का प्रश्न क्या है, चांप झील पाई जाती है। तो चांप झील कहाँ पर पाई जाती है, देखिए यहाँ पे चांप झील फ्रेंड्स आपकी नदी घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। और देखिए 121 नंबर का प्रश्न क्या है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस फ्रेंड्स आपका जो है कि मनाया जाता है कहाँ पर, कब, तो 22 मार्च को जो है कि मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी में ये प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 120 नंबर का प्रश्न था चांप झील वाला, ये देखिए आपके जो है कि क्लास 7th की NCERT में चैप्टर नंबर जो है कि 3 में आप जाएंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो उसमें जब आप जाएंगे तो देखिए नदी के कार्य, तो देखिए नदी घाटी में ही चांप झील का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए मैं जो है कि TRE 2.0 यहाँ पे लिखा भी हूँ, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स हम जो है कि चैप्टर वाइज करवा चुके हैं। वहाँ से आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाके आप जो है कि इस क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। आज हम लोग जो है कि दूसरी वीडियो भी आएगी अभी 2-3 घंटे बाद, उसमें हम लोग क्लास 8th की जो है कि ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ से था। और जो फ्रेंड्स आपका 121 नंबर का प्रश्न था विश्व जल दिवस वाला, तो देखिए जब आप जाएंगे क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5, उस चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स, जल है, ठीक है। तो जल है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है कि दिया गया है 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए TRE 2.0 PYQ में यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न था और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये 54 नंबर का प्रश्न, देखिए 54 नंबर का प्रश्न ये देखिए कहाँ पर पूछा गया था, तो TRE 1.0 PRT 1 to 5 गर्ल्स वाले शिफ्ट में, यानी कि लड़कियों वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। आपको पता होगा TRE 1 में लड़कियों का शिफ्ट अलग था और लड़कों का शिफ्ट अलग था। तो देखिए अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है।
तो उसे हम लोग फ्रेंड्स मलोका कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की के साथ में बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो 54 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, जब आप क्लास 7th के ही NCERT जियोग्राफी में चैप्टर नंबर जो है कि 6 में जाएंगे, और उस चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? उस चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो उसमें से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, देखिए मैं जो है कि यहाँ पे लिख भी दिया हूँ TRE1 PRT PYQ। देखिए जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। देखिए यहाँ पे मलोका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो है कि फालतू बुक्स को क्यों पढ़ेंगे? जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं आपको सिर्फ उन्हीं बुक्स को पढ़ना है और वहीं उन्हीं चीज़ों को जो है कि फॉलो करना है। ठीक है, और ये देखिए आपका जो है कि क्लास 7th की NCERT में और टोटल कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 और एक लास्ट चैप्टर है 6 और एक 7 चैप्टर, टोटल 7 ही चैप्टर हैं। और यहाँ पे आइए अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं जब चैप्टर वाइज करवाया हूँ तो ये इन चीज़ों को बता दिया हूँ, लेकिन जब ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट हुई है तो जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक वीडियो में किया जाए, ताकि फ्रेंड्स आपको इसमें चैप्टर भी बता दिया जाए। ठीक है, देखिए 51 नंबर का प्रश्न आपका क्या है? और यहाँ से भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी कथन सत्य है और ये भी कथन सत्य है। ये आपका गलत है और ये भी आपका गलत है, ये भी आपका जो है कि गलत है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं? नहीं, जो पी तरंगे होती हैं फ्रेंड्स ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है कि कहाँ पर पूछा गया था? तो TRE 1.0 PRT 1 to 5 बॉयज वाले शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए आइए देखते हैं ये कहाँ से पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि जब आप जाएंगे क्लास 7th की NCERT में चैप्टर नंबर 3 में हमारी बदलती पृथ्वी, तो देखिए इसी में से ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। देखिए पी तरंगे देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और प्रश्न में आपके क्या पूछा कहा गया है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो यानी कि ये भी यहाँ पर पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। और यहाँ से देखिए वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए अधिकेंद्र के देखिए उद्गम केंद्र के ऊपर अधिकेंद्र होता है, यहाँ से ये है। ठीक है, और यहाँ से देखिए स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि बी और सी दोनों सही था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न ये जो है कि पूछा गया है क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी में से चैप्टर नंबर 3 से हमारी बदलती पृथ्वी उस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले प्रश्न को देखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से मेन चीज़ों को हाईलाइट करके जो चैप्टर वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का जो है कि सही क्रम है? तो ये भी आपके TRE 1 PRT बॉयज वाले शिफ्ट में पूछा गया था। और 55 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है, तो ये भी आपके जो है कि कहाँ से पूछा गया है? तो जब आप क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 खोलेंगे वायु, उसमें ये जो है कि प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए यहाँ से क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल, वाम मंडल इसको ताप मंडल बोलते हैं, और बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ से ये क्रम है इनका, और देखिए बिल्कुल चित्र भी बनाकर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे और भी देखिए ये
वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि 99 नंबर का प्रश्न कहाँ पर पूछ लिया गया था? तो ये जो है कि गर्ल्स वाले शिफ्ट में पूछा गया था, टीआरई 1.0 में, ठीक है। तो ये जो है कि 99 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मध्य मंडल। जैसे जैसे जो है कि ऊपर जाता है तापमान जो है कि कम होता जाता है, तो इसलिए फ्रेंड्स मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है। और देखिए ये भी हम जो है कि चैप्टर वाइज जब करवाए हैं तो प्रैक्टिस में इन चीज़ों को करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहीं से ये जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो 119 नंबर का प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था? टीआरई 2.0 पीआरटी 125 में। और देखिए इस सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये जो है कि कहाँ पर पूछा गया था? तो ये जो है कि क्लास 7th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में पूछा गया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में पूछा गया था, और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर, इस चैप्टर का नाम है। और इसमें देखिए सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यहाँ से ये औषधि सेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा आगे, ये देखिए, ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कि यहाँ से जीवाश्म भी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं अवसादी सेल, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका इसी बुक से था। और यहाँ से ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? तो हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो है कि ये पूछा गया था इस चैप्टर से। और यहाँ से देखिएगा इसका राइट आंसर क्या था? धुआंरे था, ठीक है। और धुआंरे, और यहाँ पे देखिएगा ये फ्रेंड्स आपके ज्वालामुखी यहाँ पे दिया भी गया है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ से इस पृष्ठ से जो है कि 2 प्रश्न पूछा गया था चित्र बना के। देखिए ये ज्वालामुखी है, ठीक है। और देखिए ये मेटल है, परपटी है। और ये जो अंदर होता है, अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर होता है तो इसको लावा बोलते हैं। और ये जो जहाँ से निकलता है इसे क्रेटर बोलते हैं। और देखिए जो अंतिम प्रतीक में बच किया जाता है, राख, धुआं, गैस, यही सब यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका यहीं से लगभग था। और यहाँ से देखिएगा, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो ये कहाँ पर पूछा गया था? टीआरई 1.0 बॉयज वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या हैं? सिलिका एवं मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके किस चैप्टर से पूछा गया था? तो ये देखिए फ्रेंड्स आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी जियोग्राफी से ही, चैप्टर नंबर 2 से। उसका नाम क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर। तो यहीं से ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। और देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। और देखिए यहाँ से मैं जो है कि लिखा भी हूँ, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो यहाँ से ये प्रश्न, अब प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज क्या हैं? तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था फ्रेंड्स। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये भी आपके जो है कि बॉयज वाले शिफ्ट में पूछा गया था, टीआरई 1.0 पीआरटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला जो है कि एक हिस्सा है अमेजन नदी बेसिन का। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है? तो ये प्रश्न जब क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 को आप पढ़िएगा, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, तो उसमें से ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए अमेजन बेसिन जीवन, ये अमेजन बेसिन जीवन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहीं से देखिएगा, अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियों मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, तो यही आपके ऑप्शंस में था। और इसीलिए फ्रेंड्स ये वेनेजुएला सही था, ठीक है। तो यहाँ से इतने प्रश्न फ्रेंड्स आपने जो है कि देखा।
और यहाँ से ये दोनों प्रश्न आपने जो है कि पहले ही कर लिया था। और यहाँ से देखिए, यहाँ से चांप झील, यहाँ से चांप झील नदी घाटी में, इसी बुक में से। और ये देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस, इसी बुक में से। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, मलोका कहते हैं अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है, उसे मलोका हम लोग कहते हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जो है कि आपने कमेंट किया था कि पूरे बुक का जो है कि रिव्यू दीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है कि आपके सभी 7 चैप्टर हैं, जिसको हम लोग चैप्टर वाइज जो है कि इसी चैनल पर कर लिए हैं, पूरे बुक से जो है कि हाईलाइट करके। तो फ्रेंड्स ये बुक्स आप, हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्लास 6 के प्रश्नों को आपने जो है कि देख लिया। अब जो है कि क्लास 7th के भी प्रश्नों को आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, 52 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इसमें से फ्रेंड्स राइट आंसर, फाइनल आंसर की के साथ में आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो इसमें से यहाँ पर जब आप जाएंगे क्लास 8th की, देखिए 52 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा दिया गया है यहाँ पे क्लास 8th की NCERT के यहाँ पे चैप्टर में देखिए क्या दिया गया है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए नवीकरणीय संसाधन। देखिए वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय में क्या है, सौर है, पवन है, जल है, मृदा है, वन है, ये आपके क्या हैं, तो ये आपके जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। और प्रश्न आपका क्या जो है कि पूछा गया है, तो प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि पूछा गया है, निम्न में से जो है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इसमें से कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम। तो देखिएगा यहाँ से नवीकरणीय, यहाँ से आपने जो है कि देख लिया है, यहाँ से नवीकरणीय। और इसी चैप्टर में यहाँ पे दूसरे पेज पर क्या दिया गया है, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो देखिए एक से अधिक आपका जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर था। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ठीक है। अब देखिए ये आपका TRE 1 में पूछा गया था, TRE 1 आपने जो है कि दिया होगा, तो ये आपको पता होगा, ये TRE 1 में पूछा गया था PRT में। और यहाँ से देखिएगा 59 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, फाइनल आंसर की में। अब देखिए इसको हम लोग अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मल्चिंग या मल्च बनना, देखिए यहाँ से पूछा गया है, क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी में दिया गया है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपका जो है कि 59 नंबर का प्रश्न यहीं से जो है कि पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। अब इस प्रश्न की बात करेंगे तो ये प्रश्न आपके TRE 3.0 1 to 5 में PRT में जो री एग्ज़ाम हुआ था जुलाई के महीने में, ये उसमें जो अगस्त के महीने में, ये जो है कि शायद जुलाई या अगस्त, ये जो री एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जंतु जात को भी सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इसमें केवल दिया गया है, और आपको पता है, और ये पादप जात को भी सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इसमें केवल दिया गया है, इसीलिए केवल मतलब विशेष जंतु जात को ही बताया जा रहा है, या केवल पादप जात को ही बताया जा रहा है, लेकिन इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है आपके राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
बी है, ठीक है। और ये TRE 3.0 PRT में री एग्ज़ाम में हुआ था। और यहाँ से देखिएगा 39 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए जैसे ही क्लास 8th की NCERT के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे, ये आपका जो है कि कौन सा है, तो ये आपका जो है कि 39 का ऑप्शन नंबर बी है। चैप्टर नंबर 2 में जाइएगा तो इसमें ये दिया गया, देखिए राष्ट्रीय उद्यान। देखिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। तो इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ TRE 3.0 PRT, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से जनसंख्या घट जाएगी यदि, ये प्रश्न सबसे पहले आपको जानना होगा कहाँ से पूछा गया है। तो ये आपका जो है कि TRE 3.0 1 to 5 15 मार्च को जो कैंसिल हो गया था, पेपर रद्द हो गया था, PRT का जो पेपर आउट हो गया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या है, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, ठीक है। जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी तो क्या होगी, जनसंख्या घट जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और जैसे ही ये जो है कि आप चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी में, तो यहाँ से देखिए दिया गया, मैं PYQ लिख भी दिया हूँ। देखिए जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना है। और देखिए जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है। और यहाँ से दिया गया है जन्म दर से मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि का लक्षण है, ठीक है। तो ये यहाँ से तीनों चीज़ें दी गई हैं और यहाँ से प्रश्न आपका बना था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है कि 56 नंबर का प्रश्न है और 56 नंबर के प्रश्न में देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, ठीक है। तो चेना जो है कि आपका फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में नहीं है, ये आपका जो है कि श्रीलंका की स्थानांतरणशील कृषि है, ठीक है। तो ये श्रीलंका हो जाएगा। और मिल्पा जो है कि ये कहाँ की है, तो मिल्पा जो है कि आपकी मैक्सिको की है, ठीक है। मिल्पा जो है कि आपकी मैक्सिको की है स्थानांतरणशील कृषि। और ये जो है कि लद्दाख कहाँ की है, तो मलेशिया की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ए और बी ऑप्शन गलत दिया था, ठीक है। और क्लास 8th की NCERT चैप्टर नंबर जो है कि आप 3 में जाइएगा जिसका नाम कृषि है, उसमें ये प्रश्न आपका दिया गया है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से चैप्टर नंबर 3 में जब आप जाइएगा तो यहाँ से जो है कि दिया भी गया है। मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न नामों से जानी जाती है। देखिए झूमिंग क्या है, उत्तर पूर्वी भारत की स्थानांतरशील कृषि है। और मिल्पा जो है कि मैक्सिको की है, और रोका ब्राज़ील की है, और लद्दाख कहाँ की है, मलेशिया की है। और यहीं से एग्जैक्ट आपका प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो है कि यहाँ से ये जो है कि क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी से आपके कुछ जो है कि आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और देखिए पतली सी बुक्स है, मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूं फ्रेंड्स, यहाँ से एक बार और बता दूं। देखिए क्लास 6 हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 7th NCERT ज्योग्राफी चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 8th जो है कि हम लोग चैप्टर वाइज MCQs और थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और क्लास 9th में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा बनाने का मतलब यही था कि एक वीडियो में आपको बताया जाए कि क्लास जो है कि 6 से आपके क्लास 6 जियोग्राफी से कितने प्रश्न पूछे गए थे, और क्लास जो है कि 7 से कितने प्रश्न पूछे गए थे, और क्लास जो है कि 8 से कितने प्रश्न पूछे गए थे, और क्लास 9 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं जियोग्राफी के, वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से एक और सूचना आपको देनी है। देखिए अब आपको इतना देखने के बाद फ्रेंड्स क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी, क्लास 7 की, क्लास 8 की आपने प्रूफ के साथ में लगभग जो है कि आप 20 से 25 प्रश्नों को देखे हैं। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सभी प्रश्न जो है कि आपके NCERT के बुक्स से पूछे जा रहे हैं। तो आपको देखिए अभी जो है कि BPSC TRE का जो है कि TRE 4.0 में देरी है, या तो चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आ जाए या तो चुनाव के बाद हो। अगर आएगा फ्रेंड्स तो आप जो है कि अगर
पहले से ही अपनी तैयारी को नहीं करेंगे तो आप जो है कि पिछड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि अभी से इसी चैनल पे जाइएगा। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपकी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये आप जो है कि आप जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। और क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और क्लास देखिए ये आपकी क्लास 8th की है, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर वाइज। और यहाँ से जो है कि क्लास 9th में हम लोग देखिए क्लास 9th में हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट किए हैं, चैप्टर 1 को कंप्लीट किए हैं और चैप्टर यहाँ से 2 को कंप्लीट किए हैं। और देखिए सभी में लगभग 5 से 5 प्रश्न, 5 चैप्टर, किसी में 6 चैप्टर, किसी में 7 चैप्टर और किसी में 8 चैप्टर है। और छोटे छोटे चैप्टर हैं, पतली पतली बुक्स है, आपको जो है कि पढ़ लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार और बता दूं फ्रेंड्स, जो है कि हमारे चैनल पे 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर कर देते हैं तो फ्रेंड्स हमें भी अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने जो है कि तैयारी को जो है कि साइलेंटली करते रहिए। और देखिए अगर फ्रेंड्स आप जो है कि सही स्ट्रैटेजी और सही मटेरियल के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो सीट कितना हो कम हो, कमेंट आ रहा है कि सीट बहुत कम है, लेकिन देखिए सही स्ट्रैटेजी और सही जो है कि गाइडेंस में और सही मटेरियल के साथ अगर जब आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ आपको 1 सीट से मतलब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।